प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि करीब 4 वर्षों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन एक बार फिर से अपने मूल स्वरूप में हो रहा है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत की ओर आशा और जिज्ञासा की दृष्टि से देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। भारत इस वर्ष के G20 का मेजबान भी है। हम इसे सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बनाना चाहते, बल्कि इसे जन भागीदारी का इवेंट बनाना चाहते हैं। भारत में न केवल एक ज्ञान केंद्र बनने की क्षमता है, बल्कि एक कुशल राजधानी बनने की काबिलियत भी है। देश में जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मसला बन गया है। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कानून जरूर बनाए हैं, लेकिन अब ये मामला सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये एक राष्ट्रीय मामला बन गया है और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जबरन, धोखे से या प्रलोभन से हो रहे धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य विशेष से जुड़ा मसला नहीं है। इसे किसी एक राज्य से जोड़कर राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। बता दें कि इस मामले में 5 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान जस्टिस M.R. शाह ने कहा था कि धर्म चुनने का अधिकार सभी को है, लेकिन यह जबरन धर्मांतरण से नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा सभी टेलीविजन चैनलों के लिए सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टेलीविजन चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है कि वे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा, एक्सीडेंट और मौत की ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग न करें जो गुड टेस्ट और शालीनता से पूरी तरह समझौता करती हो। मंत्रालय द्वारा टेलीविजन चैनलों द्वारा विवेक की कमी के कई मामलों पर ध्यान दिए जाने के बाद यह सलाह जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसी खबरों का बच्चों पर विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को दृढ़ता से सलाह दी है कि वे ऐसे प्रोग्राम कोड के अनुरूप मौत सहित अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए अपने सिस्टम और प्रथाओं को दुरुस्त करें। दिल्ली में आयोजित राजदूतों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया की दिशा में भारत के राष्ट्रीय प्रयास न तो अलगाववादी है और न ही वे केवल देश के लिए केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व व्यवस्था की पदानुक्रमित अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जिसमें कुछ देशों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा, हम ग्राहक या अलग थलग राष्ट्र बनाने या बनने में विश्वास नहीं रखते हैं और इसलिए जब हम किसी राष्ट्र के साथ साझेदारी करते हैं तो यह संप्रभु, समानता और आपसी सम्मान के आधार पर होता है। मध्य प्रदेश के प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारत के कार्यों की सराहना की है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि जब दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही थी और इससे लड़ने के लिए वैक्सीन की कमी थी, तब भारत ने दुनिया को दिखाया कि असली प्यार और उम्मीद क्या है। भारत ने दुनिया के अन्य देशों को कोरोना वैक्सीन दी। कार्यक्रम में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आपके नेतृत्व में G20 निश्चित तौर पर वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर की दिशा में काम करेगा, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि कैरेबियन और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कैरेबियन में हिंदी, संस्कृति आदि में प्रशिक्षण के लिए संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं। दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर बड़ी खबर आई है। देश में 220.14 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 95.14 करोड़ लोग दूसरी डोज ले चुके हैं, जबकि 22.43 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। बता दें कि 16 जनवरी 2021 को देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। देश में कोरोना संक्रमित होने वाले मरीजों की रिकवरी दर 98.8% है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी अपना कहर बरपा रही है। राजधानी दिल्ली में भी हालात खराब हैं। सुबह और शाम के वक्त कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं दिल्ली में कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। वहीं ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। आतंक के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन लगातार जारी है। गृह मंत्रालय ने ISI समर्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी
अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को आतंकवादी घोषित किया है। अर्श डल्ला पंजाब और विदेश में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक कुख्यात गैंगस्टर और आतंकवादी है। इसकी संलिप्तता पंजाब के सीमावर्ती राज्य में हुई विभिन्न हत्याओं में भी सामने आई थी। इससे पहले भी 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। तो वहीं 5 जनवरी को लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF पर प्रतिबंध भी लगाया था। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक ब्राजीलिया में नए राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा के शपथ लेने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ब्राजील संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। ब्राजील में बने इस हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को टैग करते हुए लिखा, राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्र की संस्थाओं में दंगा तोड़फोड़ इस हिंसक प्रदर्शन से चिंतित हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे लिखा, हम ब्राजील की सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। कोरोना महामारी को जन्म देने वाला चीन आज जिसके संक्रमण से बेहाल है। चीन के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत हेनान में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय हेनान प्रांत के स्वास्थ्य आयोग के निदेशक कान क्वानचेंग ने बताया कि यहाँ करीब 90% लोग अब कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही कहा कि 6 जनवरी 2023 तक प्रांत की कोविड संक्रमण दर 89.0% है। प्रांत की आबादी 9.94 करोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि हेनान में लगभग 8.85 करोड़ लोग अब कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई भूधन साफ की आफत पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे पहले मंगलवार को इस केस को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करें। इसके बाद ही वे सुनवाई पर विचार करेंगे। बता दें कि जोशीमठ शहर के सिंहधार इलाके के सभी घर खाली कराए जा रहे हैं। यहाँ रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल के अक्टूबर माह से ही उनके घरों में दरारें आने लगी थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने स्पा अध्यक्ष के चाय वाले बयान पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि स्पा बहादुर अखिलेश यादव जिन पुलिस के वीर जवानों की सुरक्षा के चलते सुरक्षित हैं, उन्हीं के द्वारा चाय आपको जहर क्यों लगती है। बता दें कि अखिलेश यादव रविवार को नरेश उत्तम और कई अन्य स्पा नेताओं के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे। वहां पुलिस ने चाय पीने के लिए पूछा तो अखिलेश ने कहा कि आपकी चाय नहीं पी सकते, आप जहर दे दोगे, जिस पर अब बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ है। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 निरस्त हुआ है, तब से घाटी में विकास की हवा बह रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के युवा अब सरकार की स्टार्टअप योजना में रुचि दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 400 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। ई-कॉमर्स, बागवानी, कृषि, खाद्य उद्योग और हस्तशिल्प आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। बता दें कि प्रत्येक स्टार्टअप कम से कम 50 से 100 युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है। भारत भविष्य में ड्रोन गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ने इंटरनेशनल इनोवेशन स्कोर कार्ड जारी किया, जिसके अनुसार 20 देशों की इनोवेशन एडॉप्टर सूची में भारत को 17वां स्थान मिला है। टेली हेल्थ व ड्रोन सहित कुल 4 बिंदु ऐसे हैं जिनमें भारत को A या A+ मिला है। टेली हेल्थ में भारत को A+ मिला है। ड्रोन, डिजिटल संपत्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में A मिला है। भारत 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन बाजार बन जाएगा। 2018 के बाद एक बार फिर से 13 जनवरी से भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। ओडिशा का कटक शहर इसके उद्घाटन के लिए सच धज कर तैयार है। हॉकी इंडिया ने ओडिशा सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि 16 देश ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा, मैच भुवनेश्वर के अलावा राउरकेला स्टेडियम में खेला जाएगा। यह 20,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में जाना जाता है।